नमस्कार साथियों हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई सेमेस्टर सेकेंड पेपर नंबर 6 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विज़न इसी का टॉपिक पढ़ रहे थे। एक टॉपिक हमने जो पढ़ लिया ऑप्टिकल एड्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो है नॉन ऑप्टिकल एड्स। साथियों, नॉन ऑप्टिकल एड्स मतलब अप्रकाशिकी युक्तियाँ। किसी भी व्यक्ति के देख पाने की जो दक्षता होती है उसके पीछे कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। मैं हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, चाहे वो लो विजन हो, चाहे वो पूर्णतः दृष्टिवान हो, चाहे वो अल्पदृष्टिवादी हो, चाहे दृष्टिवान साथी हो। किसी भी वस्तु को देख पाए इसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। अगर वो कारक ना रहे या उनमें कुछ कमी रहे तो वस्तु को देख पाना सामान्य आँख वाले व्यक्ति के लिए भी कठिन हो जाएगा। हमें टॉपिक अल्पदृष्टिवादी बच्चे के संदर्भ में पढ़ना है। तो ऑप्टिकल एड्स पढ़ते टाइम हमने जाना कि कुछ लेंसों की मदद से कुछ युक्तियाँ की जाए जिससे बच्चा चीज़ों को पढ़ पाए या अपनी देखने की दक्षता को बढ़ा सके। तो ऑप्टिकल युक्ति हो जाती थी या प्रकाशिकी युक्ति हो जाती थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अप्रकाशिकी युक्ति मतलब किसी तरह के लेंस नहीं है बल्कि एक युक्ति है। इसमें कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जो कि चीज़ों को ठीक से देख पाने के लिए जिम्मेदार कारक के रूप में कार्य करती हैं। चाहे वो किसी भी आँख वाला व्यक्ति हो, चाहे सामान्य आँख वाला हो, चाहे अल्पदृष्टिवादी वाला हो, दोनों तरह के व्यक्तियों को यदि किसी वस्तु को ठीक से देखना है तो कुछ महत्वपूर्ण कारक उसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। उन कारकों का ठीक होना जरूरी है। तो आइए विषय शुरू करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, लिस्ट ऑफ नॉन ऑप्टिकल एड्स। तो ये जो हैं ये नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं। ग्लेयर, इल्यूमिनेशन, कंट्रास्ट, रीडिंग स्टैंड, फेल्ट टाइपेड पेन, लाइटिंग, रीडिंग स्लिट। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक अगर अल्पदृष्टिबाधित व्यक्ति है तो इनका उपयोग करके वो ठीक से देख सकता है या ये चीज़ें उसको ठीक से देखने में मददगार होती हैं। हम एक एक को पढ़ेंगे और एक एक के बारे में जानेंगे। तो आइए पहला पढ़ते हैं, अप्रकाशिकीय युक्तियाँ यानी नॉन ऑप्टिकल एड्स। अल्पदृष्टिबाधित बालकों के लिए वातावरणीय घटकों जैसे प्रकाश की मात्रा अथवा पृष्ठभूमि से अध्ययन सामग्री में रंग विभेद बढ़ाने आदि अप्रकाशिकी साधकों का प्रयोग करके दृष्टि को सुधारने के लिए प्रयुक्त युक्तियाँ होती हैं। इन्हें निम्न प्रकार के अनुकूलनों के माध्यम से समझा जा सकता है। देखिए, जो कारक हैं वो यही चीज़ें हैं कि पृष्ठभूमि से अच्छा रंग विभेद, अच्छे प्रकाश की व्यवस्था, वस्तु का साइज, वस्तु का आकार या वस्तु को किस ढंग से रखा गया है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये चीज़ें जो निर्भर करती हैं ये भी बच्चे को देखने के लिए प्रभावित करती हैं। तो इन्हीं को हमने अप्रकाशिकी युक्तियाँ कह दिया। उनमें से आइए कुछ पढ़ते हैं। पहला जो है चमक यानी ग्लेयर। ऐसा प्रकाश जो व्यक्ति के सामने से आँखों पर पड़ता है, इससे वस्तु को देखना कठिन हो जाता है तथा यह थकावट भी उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए प्रकाश के स्रोत को हटाना अथवा उसकी ऊंचाई को इस प्रकार समायोजित करना होता है कि चमक का असर कम पड़े। देखिए, ऐसा प्रकाश जो बच्चे के सामने से आएगा अगर, तो बच्चे की आंखों में चमक उत्पन्न करेगा। तो इसके लिए ये तरीका है कि या तो उस चमक को हटा दें या उसके ऊंचाई को इस तरह से समायोजित कर दें कि देखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक, यदि चमक उत्पन्न करेगी तो एक सामान्य आँख वाला भी नहीं दिख पाएगा। तो अल्पदृष्टिबाधित बच्चे के लिए तो अधिक दिक्कत होने की बात कही ही जा सकती है। ठीक है, आगे आइए अगला पढ़ते हैं। चमक का असर कम करने के लिए फिल्टर्स का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। आजकल जो बल्ब आते हैं, बल्बों के बाहर एक फ़िल्टर टाइप का लगा होता है, वो ट्यूबलाइट वाले बल्ब टाइप में, तो उस चीज़ का यूज करें तो चमक कम हो सकती है।
जो आने वाले प्रकाश की मात्रा को सीमित कर देता है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा सीमित आती है, इससे चमक उत्पन्न नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। हम दीवालों, खिड़कियों तथा उन पर लगे दर्पणों की स्थितियों में बदलाव करके भी चमक के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जो दीवालों पर, खिड़कियों पर कांच लगे होते हैं, अगर उनके बदलाव कर दिया जाए, उनके ऊपर न्यूज़पेपर चिपका दिया जाए, तो चमक उत्पन्न होने से बचा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमें चमक देता है। आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आइए, वर्जन वायरस अथवा अपर्चर द्वारा भी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की दिशा तथा मात्रा को सीमित करके भी चमक के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक, देखिए, हम ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स का यूज कर सकते हैं कि जो आने वाले प्रकाश को कम कर दे, क्योंकि जो ट्यूबलाइट्स यूज किए जाते हैं, प्रकाश के जो उपकरण, जो हम लोग साधन यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, वो इतने ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करते हैं कि हमारी आंखों में चमक करने वाले होते हैं। तो उनसे बचने के लिए वायरस और अपर्चर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब है अगला प्रकाश की मात्रा, इल्यूमिनेशन कह देंगे इसको, इल्यूमिनेशन कह रहे हैं। प्रकाश की मात्रा को अल्पदृष्टि बालक की आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस हेतु या तो टेबल लैंप का प्रयोग किया जा सकता है अथवा बच्चे को खिड़की के पास बिठाना चाहिए। कुछ बच्चों के लिए मध्य प्रकाश उपयुक्त होता है। प्रकाश का गणित हमें बताता है कि प्रकाश के स्रोत को बच्चों के पास लाना प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से कहीं अधिक असरदार होता है। देखिए, यदि प्रकाश को तीव्रता को बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा लाइट कर दिया जाए, तो हो सकता है वो चमक उत्पन्न करे। वहीं यदि प्रकाश का जो स्रोत है, बल्ब है, इंडिविजुअल लैंप है, बच्चे के पास लाया जाए तो वो ज़्यादा असरदार होगा, ज़्यादा सुविधाजनक होगा बच्चे के लिए। बल्ब का तंतु कई बार तीव्र चमक उत्पन्न करता है, अतः ट्यूबलाइट का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, जो ये बल्ब आते हैं सूरज की किरण वाले, इनका प्रयोग चमक उत्पन्न करने वाला होता है, लेकिन ट्यूबलाइट का प्रयोग करें, या उन बल्बों के बाहर आजकल लगता है फैंसी ट्यूबलाइट टाइप में, उसको लगा दें जो फिल्टर करके प्रकाश को भेजता है, तो हो सकता है चमक उत्पन्न करना। यदि बल्ब ही जलाना हो तो उसकी चमक से मेटलिक शेड अच्छी सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, कुछ मेटलिक शेड अच्छी सुविधा प्रदान करेगी, इस तरह का उपयोग करें। कहने का अर्थ है कि जहां अल्पदृष्टिबाधित बच्चा काम कर रहा है, वो कार्य क्षेत्र चमक उत्पन्न करने वाला ना हो और वहां पर उसकी आवश्यकता अनुसार प्रकाश की व्यवस्था हो। ठीक, अगला ये कंट्रास्ट। इससे तात्पर्य हल्के रंग की वस्तुओं को देखने के लिए गहरी पृष्ठभूमि अथवा गहरे रंग की वस्तु को देखने के लिए हल्की पृष्ठभूमि से है। देखिए, कंट्रास्ट का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है पृष्ठभूमि से अच्छा रंग विभेद। यदि पृष्ठभूमि से अच्छा रंग विभेद करना है तो ये ज़रूरी है, जो अभी हमने पढ़ा, कि हल्के रंग की वस्तु के लिए गहरी पृष्ठभूमि, गहरे रंग की वस्तु के लिए हल्की पृष्ठभूमि। सबसे बेस्ट जो कलर कंट्रास्ट कहा जाता है वो वाइट पे ब्लैक। तो यदि बच्चे को पठन सामग्री देनी है तो कोशिश करें कि वाइट पेज पे ब्लैक से लिखा हो। ठीक है, इससे एक अल्पदृष्टि बालक की दृष्टिमूलक कार्यों को अधिक सफलता से कर सकता है। जो अल्पदृष्टि बालक है वो दृष्टिमूलक कार्यों को अधिक अच्छी तरह से कर पाएगा अगर कलर कंट्रास्ट अच्छा होगा, तो पृष्ठभूमि से अच्छा रंग विभेद होगा। तो लिखने के कार्य को आसान बनाने के लिए लाइनदार कागज़ तथा मोटे कलम का प्रयोग किया जा सकता है। लाइनदार कागज़ से क्या होगा, बच्चा सीधी लाइन में लिख पाएगा, और मोटे कलम से वो डार्क लिखेगी, फ़ॉन्ट उसका बड़ा होगा, बच्चा आसानी से पढ़ पाएगा। इसी प्रकार टाइप स्कोप का प्रयोग भी पढ़ने के लिए श्रेयकर होता है। टाइप स्कोप एक उपकरण है, इसके प्रयोग से भी पढ़ना आसान होता है। चलिए, इससे मतलब मुख्य बात यही जाना है कि जो भी हम पठन सामग्री बच्चे को दे रहे हैं
वो पृष्ठभूमि से अच्छे रंग विभेद वाली हो। अच्छे रंग विभेद वाला होगा तो बच्चा आसानी से चीज़ों को समझ पाएगा और आसानी से पढ़ पाएगा। ठीक है, आगे आइए। पढ़ने वाला स्टैंड, देखिए ये है पढ़ने वाला स्टैंड, इसको रीडिंग स्टैंड कहते हैं। आप लोग कभी अपने प्रिंसिपल ऑफिस में गए हो, अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में या किसी सरकारी ऑफिस में, तो इस तरह से रीडिंग स्टैंड आपको देखने को मिला होगा। ठीक, आइए। इस पर बिना झुके कार्य किया जा सकता है तथा इस पर रखी हुई पढ़ने वाली सामग्री आँख के समीप लाई जा सकती है। इस कारण से यह एक अल्पदृष्टि वाले बच्चे के लिए उपयोगी हो सकता है। इससे बच्चे को सही स्थिति में रहने में सहायता मिलती है। यह स्टैंड बच्चे को झुक कर काम करने से रीढ़ की हड्डी अथवा गर्दन की विकृतियों से बचाती है। देखिए, जो रीडिंग स्टैंड है उसके साइज को ऊपर नीचे किया जा सकता है। इससे बच्चा जो है झुक कर नहीं पड़ेगा, इससे उसका गर्दन दर्द इत्यादि विकृति जो है नहीं होगी। और रीडिंग स्टैंड से वो सामग्री को अपने आँख के पास ला सकता है, जो कि उसके पढ़ने में ज़्यादा मददगार होती है। ठीक है, आगे आइए। फेल्ट टाइपेड पेन, अल्पदृष्टि वाले बालक के लिए वस्तुओं के रंग में उसकी पृष्ठभूमि से अंतर होना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए ऐसे कलम का प्रयोग करना चाहिए जो साफ तथा मोटे चिन्ह बनाते हैं। सफ़ेद तथा हल्के रंग के कागज़ पर काले रंग के निब वाले पेन साधारणतः सबसे अच्छा होता है। देखिए, फेल्ट पेन का सीधा अर्थ अगर यहाँ समझे कि जो डार्क चलता हो, जो निब वाला पेन होता है या फिर आजकल जो मार्कर टाइप में पेन आते हैं वो थोड़े डार्क चलते हैं। तो मोटे अक्षर बनाने वाले पेन हों और साफ अक्षर बनाने वाले पेन हों, और कोशिश करें कि सफ़ेद कागज़ पर काले निब वाले पेन का प्रयोग करें। वो एक अच्छा कंट्रास्ट देगा और बच्चा आसानी से पढ़ पाएगा। ठीक, आगे आइए। प्रकाश की व्यवस्था, देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी हमने प्रकाश के बारे में और भी कुछ पढ़ा था। प्रकाश की व्यवस्था हर तरफ से सामान्य आने वाली होनी चाहिए और एक कक्षा में समान प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे के लिए कुछ प्रकाश की व्यवस्था, किसी बच्चे के लिए कुछ नहीं। और यदि बहुत ज़रूरी है तो एक पर्टिकुलर बच्चे को इंडिविजुअल लैंप दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि जो उस बच्चे के लिए अलग से कोई बल्ब लगाया जाए तो वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने वाला हो। इंडिविजुअल लैंप से वो केवल उसी के लिए होगा, तो अदर बच्चे जो हैं क्लास के वो प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है। सर्वोत्तम दृष्टिमूलक गतिविधियों के लिए प्रकाश की मात्रा तथा दिशा महत्वपूर्ण है। प्रकाश की मात्रा दिशा दोनों महत्वपूर्ण है। इसके लिए कमरे में अच्छी प्रकाश व्यवस्था तथा लैंप की सहायता ली जा सकती है। यदि कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध न हो तो खिड़की अथवा दरवाजे से आने वाले प्रकाश का उपयोग करना चाहिए। देखिए, हमने कहा प्रकाश की व्यवस्था पूरी क्लासरूम में बराबर हो और कोशिश करें कि प्रकाश दूर व्यवस्थित रहे और उसको ज़्यादा मात्रा बढ़ा दे, ऐसा ना करें। कोशिश करें कि प्रकाश की व्यवस्था पास में हो। यदि बच्चा आवश्यकता महसूस करता है तो व्यक्तिगत लैंप की व्यवस्था करें उसके लिए। ठीक है, आगे आइए। रीडिंग स्लिट, इसको रीडिंग गाइड की तरह कह सकते हैं। ये क्या होता है कि जो सामग्री पढ़ना चाहते हैं उसी को दिखाता है। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं। इसको छापे वाले अध्ययन सामग्री के पृष्ठ पर रखा जाता है। यह युक्ति अल्पदृष्टि वाले बच्चों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह शेष पृष्ठ से आने वाले चमक को कम कर देती है। तो मतलब आगे बढ़िए। आयताकार बोर्ड आकार के एक छिद्र बनाकर पढ़ने की स्लिट बनाई जाती है। समझ रहे हैं? जैसे इस टाइप से। देखिए, अगर मान लो मुझे रीडिंग पढ़ना है, एक मिनट, मुझे रीडिंग स्लिट पढ़ना है तो मैं एक इस टाइप का एक स्लिट तैयार कर लूँ जो कि केवल हमें रीडिंग स्लिट ही पढ़ने में मदद कर। देखिए, अब मैं इसके ऊपर रखूँगा तो केवल मुझे रीडिंग स्लिट ही दिख रहा है, बाकी चीज़ नहीं दिख रही। तो ये जो होता है पढ़ने में काफ़ी मददगार होता है, बच्चा एकाग्र होकर पढ़ पाता है। यह छिद्र पर्याप्त बड़ी, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर ऊंची बनाई होनी चाहिए ताकि अध्ययन सामग्री की कम से कम एक पंक्ति को अवश्य पढ़ा जा सके। यानी इतनी बड़ी बनाई हो कि अध्ययन सामग्री की एक पंक्ति आसानी से पढ़ी जा सके। जैसे देखिए, मान लीजिए ये रीडिंग स्लेट है, मैं जो बना रहा हूँ इसको आप कह सकते हो कि ये रीडिंग स्लेट। अब क्या है कि मैं एक ही लाइन को केवल पढ़ रहा हूँ। ठीक है,
एक लाइन को ही केवल पढ़ रहा हूँ, इससे मुझे पढ़ने में मदद मिल जा रही है, दूसरी लाइन को पढ़ने में मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। ठीक, इस तरह से तैयार किया जा सकता है। फिर इसी स्लेट को नीचे ले आएंगे, फिर और नीचे लाएंगे। ठीक, इसको रीडिंग गाइड भी कह देते हैं। तो हमारा जो ये विषय है इतना ही है, नॉन ऑप्टिकल एड्स। लेकिन और चीज़ है, वस्तु का आकार अगर इतना होगा कि बच्चा देखो बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा हो, आवश्यकता के अनुसार हो। जैसे TLM यूज़ करते हैं, TLM का आकार क्या होना चाहिए। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो तत्व हैं, ये भी बच्चे के देख पाने की दक्षता को प्रभावित करते हैं और इस पर भी निर्भर करता है कि बच्चा कितनी योग्यता से देख पाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास ये चीज़ें इस तरह से उपलब्ध हैं तो बच्चों तक पहुंचाएं। और जब बच्चे को आप टीच कर रहे हैं तो इन बातों का मुख्यतः ध्यान रखिए। ठीक, ग्लेयर ना हो, इल्यूमिनेशन ना हो, अच्छा कलर कंट्रास्ट वाला हो, रीडिंग स्टैंड की आवश्यकता हो तो यूज़ करें, फाइल टाइपेड पेन का यूज करें, अच्छी लाइटिंग व्यवस्था हो, रीडिंग स्लिट का यूज अगर आवश्यकता महसूस हो तो करें। ठीक, तो थैंक यू बच्चों, हमारा ये विषय समाप्त हुआ। हमने आपको ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स दोनों पढ़ा दिया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इसको अच्छे से पढ़ें और अपने क्लासमेट्स, अपने साथियों तक भी इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।